बस कीजिए माँ जी, बहुत सुन लिया आपका और आपकी इस लाडली छोटी बहू का गुणगान। आज आप मेरे पति की ईमानदारी और उसके खून पसीने के इन 1100 रुपयों को कंगाल कहकर जमीन पर फेंक रही है ना। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब महिमा की ये गर्जना गूंजी तो रक्षाबंधन के उस आलीशान जश्न में सन्नाटा पसर गया। सालों से सास के हर ताने, हर अपमान और हर जिल्लत को घूंट घूंट कर पीने वाली शांत बड़ी बहू आज काली का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि बरसों से सताए गए स्वाभिमान की धधकती हुई आग थी। महिमा ने अपनी सास अर्चना जी की आंखों में आंखें डाली, जो हाथ में 5 लाख का कैश और सोने की भारी चेन थामे अहंकार से चूर खड़ी थी। महिमा ने कड़कती आवाज में कहा, आज आप इस काली कमाई के पैसों पर जितना चाहे घमंड कर लीजिए माँ जी, लेकिन याद रखिएगा कि ये कागज के नोट और सोने के टुकड़े कभी वसीयत तो लिख सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं। आज आप जिस बड़े बेटे को निकम्मा और कबाड़ समझकर धुतकार रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इसी कंगाल बेटे के पैरों की धूल आपके इस सोने के महल से ज्यादा कीमती हो जाएगी। दुआ कीजिए माँ जी कि वक्त का पहिया जब घूमे तो आपको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इस अभागिन बड़ी बहू और इसके कंगाल पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उस दिन महिमा अपने पति बसंत का हाथ पकड़कर उस आलीशान बंगले से बाहर निकल आई थी। अर्चना जी और वर्तिका कड़वाहट से हंसी थी, लेकिन नियति चुपचाप बैठी इंसान के इस अहंकार का हश्र लिख रही थी। और आज ठीक 3 साल बाद वक्त का वो क्रूर पहिया घूम चुका था। अस्पताल के सफेद ठंडे और बेजान गलियारे में वेंटिलेटर की गड़गड़ाहट और आईसीयू के मॉनिटर्स की लगातार होने वाली टी टी के बीच वही अर्चना जी आईसीयू के बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उनकी पथराई और बेबस आंखें खिड़की के शीशे से महिमा को देख रही थी। उन आंखों में जो कभी घमंड, रसूख और पक्षपात की आग उगलती थी, आज सिर्फ लाचारी और आंसुओं का समंदर था। इस दर्दनाक मोड़ तक पहुंचने की कहानी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई थी। इसकी शुरुआत सालों पहले हुई थी, जब पंडित राम शरण जी का हंसता खेलता परिवार एक झटके में बिखर गया था। राम शरण जी एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क थे, जिन्होंने ईमानदारी से घर चलाया था। लेकिन एक रात दिल का दौरा पड़ने से उनका अचानक निधन हो गया। उनके पीछे रोती बिलखती पत्नी अर्चना जी, 24 साल का बड़ा बेटा बसंत, कॉलेज में पढ़ रहा छोटा बेटा नमन और सबसे छोटी लाडली बेटी तृप्ति रह गए थे। पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक बसंत के युवा कंधों पर आ गिरी। बसंत एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क के पद पर नया नया भर्ती हुआ था। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर में ऐशो आराम की चीजें आ सकें, लेकिन उसका हौसला फौलादी था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कसम खाई थी कि वो अपने पिता के अधूरे सपनों को कभी टूटने नहीं देगा। बसंत ने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को एक तरफ रख दिया। उसने सबसे पहले छोटे भाई नमन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। नमन को शहर के सबसे महंगे कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलवाया, ताकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके। बसंत खुद फटे हुए जूते पहनकर चिलचिलाती धूप में पैदल दफ्तर जाता था, ताकि बस के किराए के पैसे बचाकर नमन की किताबें खरीदी जा सकें। कई बार दफ्तर में लंच के समय वो सिर्फ पानी पीकर रह जाता था, लेकिन घर आकर कभी किसी को अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने देता था। नमन की पढ़ाई अभी चल ही रही थी कि इसी बीच बहन तृप्ति के लिए शहर के बड़े रसूखदार रईस और बड़े खानदान से रिश्ता आ गया। लड़का बहुत अच्छे बिजनेस में था और उनके रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा था। अर्चना जी की दिली ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी इसी घर में हो, लेकिन समस्या थी कि वो परिवार बहुत बड़ी धूमधाम और भारी दहन दहेज की उम्मीद रखता था। माँ की ममता और बहन की खुशियों के आगे बसंत ने एक बार फिर अपने हितों की आहुति दे दी। उसने दिन रात एक कर दिए। पिता की छोड़ी हुई एकमात्र पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उसने बेच दिया। इतने से भी बात नहीं बनी तो उसने अपनी कंपनी से लोन लिया और बाजार के कुछ साहूकारों से भारी ब्याज पर मोटी रकम उधार ली। तृप्ति की शादी में बसंत ने पानी की तरह पैसा बहाया। शादी के मंडप से लेकर मेहमानों के स्वागत और विदाई तक हर चीज ऐसी शानदार थी कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। तृप्ति के ससुराल वाले भी बसंत के इस इंतजाम को देखकर खुश थे। शादी संपन्न हुई। तृप्ति विदा होकर महलों जैसे घर में चली गई, लेकिन इस धूमधाम के पीछे बसंत की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और वो सिर से पैर तक कर्जों के जाल में डूब चुका था।
इन तमाम जिम्मेदारियों और कर्जों के बोझ के बीच बसंत की शादी महिमा से हुई। महिमा एक मध्यम वर्गीय संस्कारी लेकिन बहुत स्वाभिमान परिवार की लड़की थी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई तो उसे जल्द ही समझ आ गया कि घर की आर्थिक स्थिति ऊपर से जितनी सामान्य दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली हो चुकी है। महिमा ने कभी इस स्थिति का रोना नहीं रोया। वो जानती थी कि उसके पति ने पूरे परिवार के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। उसने बसंत का हर कदम पर साथ देने का फैसला किया। वो नए कपड़ों, महंगे गहनों या किसी सुख सुविधा की जिद कभी नहीं करती थी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और बसंत के खून पसीने की बदौलत नमन की किस्मत चमक गई। उसने सरकारी विभाग में एक ऐसे पद पर परीक्षा पास कर ली जहां वेतन तो अच्छा था ही, साथ ही ऊपर की कमाई यानी रिश्वत का पैसा भी अंधाधुंध आता था। नौकरी ज्वाइन करते ही नमन के तेवर बदलने लगे। वो भूल गया कि उसकी सफलता के पीछे उसके बड़े भाई की कमर तोड़ मेहनत थी। नमन की शादी जल्द ही शहर के एक बहुत बड़े और नामी व्यापारी की इकलौती बेटी वर्तिका से तय हो गई। वर्तिका अपने साथ भारी दहेज, चमचमाती गाड़ियां और आधुनिक घमंडी विचार लेकर इस घर में आई। नमन की ऊपरी कमाई इतनी ज्यादा थी कि उसने शादी के कुछ ही महीनों के भीतर शहर के एक सबसे पौश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीद लिया। घर में नौकर चाकर रख दिए गए, हर कमरे में महंगे एसी लगाए गए और रहन सहन का स्टेटस रातों रात बदल गया। नमन और वर्तिका के पास अब केवल ऊंचे रसूख वाले लोगों का आना जाना था। पैसे की इस चकाचौंध ने नमन और उसकी पत्नी को अंधा कर दिया था। और सबसे दुखद बात यह थी कि इस अमीरी का नशा अर्चना जी के सिर पर भी चढ़कर बोलने लगा था। जैसे ही नमन के घर में सुख सुविधाएं आई, अर्चना जी का अपनी बड़ी बहू महिमा और बड़े बेटे बसंत के प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्हें अब बसंत का वो छोटा सीलन भरा 3 कमरों का मकान काटने को दौड़ता था। उन्हें लगने लगा कि बसंत के साथ रहने से समाज में उनकी नाक कटती है। आखिरकार एक दिन अर्चना जी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और नमन के आलीशान बंगले में रहने चली गईं। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि बसंत ने उनके लिए क्या क्या सहा था। नमन के घर जाकर वे पूरी तरह से वर्तिका के प्रभाव में आ गईं। वर्तिका उन्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनाती, बड़े होटलों में खाना खिलाती और अपनी गाड़ियों में घुमाती थी। अर्चना जी अब हर जगह, हर रिश्तेदार के सामने सिर्फ छोटे बेटे नमन और छोटी बहू वर्तिका के ही गुणगान करती थी। वे कहती थी, बेटा हो तो नमन जैसा, जिसने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया, वरना बड़ा बेटा तो बस अपनी लाचारी का रोना रोता रहता है। उसकी बीवी को देखो, हमेशा फटे हाल घूमती है। भगवान सबको नमन और वर्तिका जैसा भाग्य दे। ये बातें जब घूम फिरकर बसंत और महिमा के कानों तक पहुंचती तो उनका कलेजा छलनी हो जाता था। अपमान की ये आग धीरे धीरे बड़बोलेपन से बढ़कर सीधे वार करने लगी थी। दिवाली का त्योहार था। महिमा ने सुबह उठकर बड़े चाव से घर में बेसन की कतली बनाई थी। बसंत ने अपनी कंपनी से मिले मामूली बोनस के पैसे में से काट कर अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी थी। दोनों बड़े उत्साह के साथ सुबह सुबह नमन के बंगले पर पहुंचे ताकि माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले सकें। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे, अर्चना जी वहां आई। महिमा ने बड़े आदर से मिठाई का डिब्बा और साड़ी माँ जी के हाथों में दी। अर्चना जी ने उस डिब्बे को देखा और बिना खोले ही पास की कांच की मेज पर बड़े तिरस्कार से पटक दिया। उसी समय वर्तिका सिल्क का भारी कीमती सूट पहने, हाथों में काजू कतली और विदेशों से मंगाई गई महंगी चॉकलेट्स के हैम्पर लिए सीढ़ियों से उतरी। अर्चना जी ने महिमा की तरफ देखते हुए मुंह बिचकाया और कहा, अरे महिमा, ये क्या ले आई? आजकल ऐसी पीली पीली बेसन की चक्कियां हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। देखो मेरी वर्तिका को, इसके मायके से 56 भोग आए हैं। और ये साड़ी, राम राम, इतना खुरदुरा कपड़ा, मेरी त्वचा तो इसे छूते ही छिल जाए। वर्तिका ने मुझे आज पहनने के लिए बनारसी सिल्क दिलवाई है, पूरे 25,000 की। तुम लोग अपनी ये कंगाली हमारे घर लेकर मत आया करो। बसंत वहां चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजरें शर्म और दुख से जमीन में धंस गईं। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, जिसमें अब ममता का नामो निशान नहीं था, सिर्फ पैसों का घमंड था। महिमा ने अपने रुलाई को गले में ही दबाते हुए कहा, माँ जी, बसंत ने बहुत शौक से आपके लिए साड़ी खरीदी थी। इस पर वर्तिका ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए हंसकर कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी जी को अब ब्रांडेड चीजें ही सूट करती हैं। आप ये सब लाकर हमारे घर की शोभा और स्टेटस खराब मत किया करो।
समय बीतता गया, लेकिन अर्चना जी के ताने और पक्षपात की रफ्तार कम नहीं हुई। वे हर तीज त्योहार पर अपनी बेटी तृप्ति के ससुराल वालों को खुश करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने की योजना बनाती रहती, और ये सारा पैसा नमन की काली कमाई से आता था। तृप्ति भी, जो एक अमीर घर में ब्याही थी, अब केवल नमन के बंगले पर ही आना पसंद करती थी, क्योंकि उसे वहां महंगे उपहार और आवभगत मिलती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आया। तृप्ति अपने पति और बच्चों के साथ बेहद ठाट बाट से नमन के घर पहुंची। महिमा और बसंत भी वहां आए थे। त्योहार की रस्में शुरू हुई। अर्चना जी ने अलमारी की तिजोरी खोली और नमन और वर्तिका की तरफ से दी गई सोने की एक भारी चैन और 5 लाख रुपए नकद तृप्ति के हाथ में थमा दिए। तृप्ति नमन और वर्तिका की वाहवाही करने लगी। इसके बाद जब वसंत आगे बढ़ा, तो उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने बेहद संकोच के साथ तृप्ति के हाथ में 1100 रुपए और चांदी की बिछिया की छोटी सी डिबिया रखी, जो उसने बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर खरीदी थी। ये देखते ही अर्चना जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे तृप्ति के पति के सामने चिल्ला उठी, बसंत, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? इतनी अमीर बहन के हाथ में ये 1100 रुपए थमाते हुए? तेरी बहन के ससुराल वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तृप्ति का भाई कितना कंजूस और कंगाल है। अगर देने की औकात नहीं थी तो यहाँ आता ही क्यों है? बसंत ने कांपती आवाज में कहा, माँ, इस महीने लोन की किस्त ज्यादा कट गई है और कंपनी में मंदी की वजह से। अर्चना जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हमेशा का रोना सीख कुछ अपने छोटे भाई से। दिल होना चाहिए दान करने के लिए। तूने तो बस अपनी किस्मत का कोसना सीखा है। और ये तेरी बीवी दिन भर फटेहाल घूमती रहती है। मेरे वीआईपी मेहमानों के सामने इसे बिठाते हुए भी मुझे शर्म आती है। अब महिमा के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से बोली, बस कीजिए माँ जी, बहुत सुन लिया आपका और आपकी इस लाडली छोटी बहू का गुणगान। आज आप मेरे पति की ईमानदारी और उसके खून पसीने के इन 1100 रुपयों को लात मार रही है ना? तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब महिमा की ये गर्जना गूंजी, तो रक्षाबंधन के उस आलीशान जश्न में सन्नाटा पसर गया। सालों से सास के हर ताने और अपमान को और हर जिल्लत को घूंट घूंट कर पीने वाली शांत बड़ी बहू आज काली का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों में लाचारी नहीं, बल्कि बरसों से सताए गए स्वाभिमान की धधकती हुई आग थी। महिमा ने अपनी सास अर्चना जी की आंखों में आंखें डाली, जो हाथ में 5 लाख का कैश और सोने की भारी चेन थामे अहंकार से चूर खड़ी थी। महिमा ने कड़कती आवाज में कहा, आज आप इस काली कमाई के पैसों पर जितना चाहे घमंड कर लीजिए माँ जी, लेकिन याद रखिएगा कि कागज के ये नोट और सोने के टुकड़े कभी वसीयत तो लिख सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं। आज आप जिस बड़े बेटे को निकम्मा और कबाड़ समझकर दुत्कार रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इसी कंगाल बेटे के पैरों की धूल आपके इस सोने के महल से ज्यादा कीमती हो जाएगी। दुआ कीजिए माँ जी कि वक्त का पहिया जब घूमे, तो आपको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इस अभागन बड़ी बहू और इसके कंगाल पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उस दिन महिमा अपने पति बसंत का हाथ पकड़कर उस आलीशान बंगले से बाहर निकल आई थी। कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान जब अपने पैसों और ताकत के नशे में चूर होकर अपनों को ही कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है, तब नियति ऐसा चक्र घुमाती है कि अहंकार के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। नमन के अंधाधुंध ऊपरी कमाई और रिश्वतखोरी की शिकायतें आखिरकार ऊपर तक पहुंच गईं। एक सुबह जब नमन और वर्तिका अपने बेड टी का आनंद ले रहे थे, कि अचानक उनके बंगले के बाहर सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। दर्जनों विजिलेंस अधिकारी और पुलिस बल उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। पूरे घर का कोना कोना छाना गया। दीवारों, गद्दों और लॉकरों से करोड़ों रुपए की अघोषित नकदी और बेनामी संपत्ति के कागज बरामद हुए। रातों रात नमन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और आलीशान बंगले पर सरकारी सील लगने की नौबत आ गई। कोर्ट कचहरी और वकीलों की भारी फीस चुकाने में नमन की बची खुची गुप्त जमा पूंजी भी पानी की तरह बहने लगी। जो रिश्तेदार कल तक नमन के आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने रातों रात उनसे दूरी बना ली। वर्तिका का घमंड चूर चूर हो चुका था और वो दिन भर रोती रहती थी। इस अचानक आए सदमे और बदनामी के बोझ को अर्चना जी का बुजुर्ग शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। वे रात दिन इसी चिंता में घुलने लगी कि समाज में उनकी जो नाक बनी थी, वो पूरी तरह कट चुकी है। इसी मानसिक तनाव के बीच एक सुबह वो अपने कमरे के ठंडे फर्श पर बेहोश मिली।
उनका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उन्हें तुरंत शहर के सबसे महंगे और बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर उनकी तमाम तरह की जांचें की। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसने पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अर्चना जी को पहले स्टेज का लीवर कैंसर था और अत्यधिक तनाव के कारण उनकी दोनों किडनियां भी फेल होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने केबिन में नमन, वर्तिका, बसंत और महिमा को बुलाया। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए कहा, देखिए, मरीज की हालत अत्यंत नाजुक है। कैंसर तेजी से फैल रहा है और किडनियां काम नहीं कर रही हैं। हमें तुरंत एक बड़ी इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी और उसके तुरंत बाद लंबा कीमोथेरेपी और डायलिसिस का कोर्स शुरू करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ही आपको तुरंत 15 लाख रुपए काउंटर पर जमा कराने होंगे। आगे का खर्च और बढ़ सकता है। आपके पास बहुत कम वक्त है, पैसों का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही अस्पताल के ठंडे गलियारे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। नमन, जो कभी लाखों रुपए चुटकियों में उड़ा देता था, आज सिर पकड़कर एक बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बसंत ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और बड़े धीरज से कहा, नमन, तू हौसला मत हार। माँ की जिंदगी का सवाल है। तू तुरंत अपने किसी फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा या अपनी गाड़ी या कोई सोना गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। नमन ने झटके से बसंत का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और हताशा में चिल्लाया, कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम? आपको समझ क्यों नहीं आता? मेरे सारे बैंक अकाउंट्स सरकार ने सीज कर रखे हैं। वकीलों की फीस देते देते घर का बचा हुआ कैश भी खत्म हो चुका है। मेरे पास इस वक्त अस्पताल की पहली किश्त भरने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी वर्तिका, जो अपनी ब्रांडेड साड़ियों और आईफोन के साथ वहां खड़ी थी, अपनी तीखी आवाज में बोली, और वैसे भी मम्मी जी हमेशा हमारे साथ ही रही हैं। हमने उनकी इतनी सेवा की, इतने ठाट बाट कराए, लाखों रुपए उनके ऐशो आराम पर खर्च किए। अब जब ये भयानक बीमारी आई है तो इसका सारा आर्थिक बोझ भी हम अकेले क्यों उठाएं? आपका भी तो कोई फर्ज बनता है, या आप लोग यहाँ सिर्फ तमाशा देखने और हमें ताने मारने आए हैं? वर्तिका के मुंह से फर्ज शब्द सुनते ही महिमा के भीतर बरसों से सुलग रही अपमान की आग दावानल बन गई। उसने अपनी जिंदगी के वे सारे दिन याद किए जब उसे एक से एक सूखी रोटी के लिए तरसाया गया था, जब उसकी सस्ती साड़ी का मजाक उड़ाया गया था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। महिमा ने नमन और वर्तिका को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, बहुत सुन लिया तुम पति पत्नी का नाटक और तुम्हारी इस झूठी अमीरी का ढोंग। और फर्ज की बात तुम दोनों के मुंह से शोभा नहीं देती। जब माँ जी अच्छी भली थी, जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास था, तब तो माँ जी सिर्फ तुम्हारी थी। माँ जी के मुंह से दिन रात सिर्फ छोटे बेटे और छोटी बहू के गुणगान निकलते थे। हमारे त्योहारों के शगुन को लात मारी जाती थी। आज जब माँ जी मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं, तो तुम्हें बड़ा भाई और भाभी याद आ रहे हैं? वर्तिका ने जोर से बोलने की कोशिश की। महिमा भाभी, आप इस वक्त अपनी पुरानी भड़ास निकाल रही हैं। माँ जी अंदर गंभीर हालत में हैं और आप। महिमा ने उसे बीच में ही डांटते हुए कहा, चुप रहो वर्तिका, भड़ास नहीं, आज मैं तुम्हारी औकात का आईना दिखा रही हूँ। तुम्हारी वो अमीर ननद तृप्ति कहाँ है, जिसके ससुराल वालों की नाक बचाने के लिए माँ जी ने हमारे 1100 रुपए जमीन पर फेंक दिए थे, जिसे माँ जी ने लाखों के गहने दिए, 5-5 लाख रुपए के शगुन दिए। फोन करो उसे, बुलाओ उसे कि आकर अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए ही दे दे। नमन ने रोते हुए अपना सिर झुका लिया और दबी जुबान में कहा, भाभी, मैंने दीदी को फोन किया था। वो कह रही हैं कि जीजा जी इस वक्त किसी बड़े बिजनेस ट्रिप पर विदेश गए हैं और वो उनके बिना पूछे बैंक से इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकती। उन्होंने साफ मना कर दिया है। महिमा कड़वाहट से हंसी और बोली, देखा, यह है तुम्हारी अमेरिका का खोखलापन। जिस बड़े बेटे को माँ जी ने हमेशा दुत्कारा, जिसे समाज में निकम्मा और कंगाल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उसी के सामने तुम लोग पैसों की तंगहाली का रोना रो रहे हो। शर्म से डूब मरो तुम दोनों। बसंत ने आगे बढ़कर महिमा के कांपते हुए हाथों को थामा और बेहद भावुक होकर कहा, महिमा, शांत हो जाओ। नमन और वर्तिका को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। अंदर हमारी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन मैं अपने पिता को दिए वचन को नहीं भूल सकता। माँ ने चाहे जो किया हो, पर उन्होंने हमें जन्म दिया है। हमें इस वक्त बहस में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ की जान बचानी चाहिए। बसंत ने तुरंत अपने फोन की कांटेक्ट लिस्ट निकाली और
वो हर उस शख्स को फोन करने लगा जिससे उसे थोड़ी सी भी उम्मीद थी। उसने सबसे पहले अपनी कंपनी के मालिक को फोन लगाया, उनके सामने रोया और अपनी पूरी पीएफ राशि एडवांस में निकालने की गुहार लगाई। कंपनी के मालिक बसंत की वर्षों की ईमानदारी से वाकिफ थे। उन्होंने तुरंत अपने अकाउंटेंट को फोन कर 5 लाख रुपए अस्पताल के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके बाद बसंत उस बैंक मैनेजर के पास भागा जहां से उसका पुराना लोन चल रहा था। वो उनके केबिन में जाकर पैर पकड़कर रो पड़ा और एक नया पर्सनल लोन पास कराने के लिए गिड़गिड़ाया। मैनेजर ने उसकी बेबसी देखकर विशेष कोटे से लोन की प्रक्रिया को तुरंत हरी झंडी दे दी। उसने अपने उन पुराने दोस्तों से भी हाथ जोड़े जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी। उधर महिमा भी चुप नहीं बैठी। वो तुरंत अस्पताल से ऑटो पकड़कर अपने छोटे से घर पहुंची। उसने कांपते हाथों से अपने पुरानी लोहे की अलमारी खोली। वहां सबसे नीचे एक मखमली डिब्बे में उसकी शादी का एकमात्र भारी सोने का सेट रखा था, जो उसके गरीब पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से उसे कन्यादान में दिया था। साथ ही कुछ सोने की चूड़ियां थीं, जो उसने खुद पाई पाई जोड़कर बनाई थीं। महिमा ने बिना एक पल सोचे उन सारे गहनों को एक कपड़े की पोटली में बांधा और जोहरी की दुकान की तरफ दौड़ी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी स्त्री धन की पूंजी भी अपनी सास की सांसों को खरीदने के लिए बेच दी। शाम के ठीक 7 बजे बसंत और महिमा हांफते हुए अस्पताल के कैश काउंटर पर पहुंचे। बसंत के दोनों हाथों में नोटों के बंडल थे और महिमा के हाथ में जौहरी से मिली रकम की रसीद। दोनों ने मिलकर काउंटर पर पूरे 15 लाख रुपए जमा कर दिए और ऑपरेशन के फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। नमन और वर्तिका दूर एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके महंगे ब्रांडेड कपड़े, उनकी कलाई पर बंधी कीमती घड़ियां और उनके हाथों के आईफोन आज उनकी बेबसी, कंगाली और लालच का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे। अस्पताल के स्टाफ, नर्सों और वहां आए दूर दराज के तमाम रिश्तेदारों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई। खानदान के बड़े बुजुर्गों ने वहीं गलियारे में नमन और वर्तिका पर थू थू करना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने नमन की तरफ देखकर कहा, देखो भाई, इसे कहते हैं असली बेटा। जिसे अर्चना ने पूरी जिंदगी कोसा, निकम्मा कहा, आज उसी बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपनी खाल खींचकर माँ के इलाज में लगा दी। और ये छोटे साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपनी माँ को अस्पताल के बेड पर लावारिस छोड़कर रो रहे हैं। धिक्कार है ऐसी अमीरी पर। पूरे समाज और रिश्तेदारों में नमन, वर्तिका और खुद अर्चना जी की सोच की किरकिरी हो रही थी। 15 लाख रुपए जमा होते ही डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अर्चना जी को ऑपरेशन थिएटर में लिया। करीब सर्जरी 5 घंटे तक चली। बाहर बसंत और महिमा हाथ जोड़कर लगातार भगवान से माँ की सलामती की भीख मांग रहे थे। आखिरकार देर रात डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, मरीज की स्थिति अब नियंत्रण में है। अभी आपकी माँ अब खतरे से बाहर हैं। आप लोग समय पर पैसों का इंतजाम न करते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इलाज अभी लंबा चलेगा। अगली सुबह अर्चना जी को होश आया तो उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड के एक शांत कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वे बेहद कमजोर हो चुकी थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और पीलापन साफ दिख रहा था, लेकिन अब वे पूरी तरह होश में थी। वार्ड के बाहर नमन और वर्तिका चुपचाप एक कोने में मुंह छिपाए बैठे थे, क्योंकि रिश्तेदारों के तानों ने उनका जीना दूभर कर दिया था। अर्चना जी ने धीरे से अपनी भारी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने उनका बड़ा बेटा बसंत बैठा था, जो 3 रातों से सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और वो बड़ी ममता से उनके सिर पर हाथ फेर रहा था। वहीं बगल में बैठी महिमा, जिसके हाथों से सोने की चूड़ियां गायब थीं, बड़े आदर से उनके पैरों को हल्के हल्के दबा रही थी। अर्चना जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनके भीतर का सारा घमंड, सारा अहंकार आंसुओं के रूप में बहकर उनके तकिए को भिगो रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने कांपते लड़खड़ाते हाथ आगे बढ़ाए और महिमा के उस हाथ को पकड़ लिया जो अब गहनों से सूना हो चुका था। उन्होंने भर्राई और रुआसी आवाज में कहा, बहू मुझे माफ कर दे। जब तक जेब में पैसा और शरीर में दम ना हो, तब तक इस दुनिया में माँ भी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। आज मुझे समझ आया कि सोने के महल सिर्फ आंखें चौंधियाते हैं। कलेजे को ठंडक तो मिट्टी की उस झोपड़ी में ही मिलती है, जिसे मैं बरसों लात मारती रही। मैं अंधी हो गई थी बहू, मुझे माफ कर दो। महिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी सास के आंसू पोंछे और बड़े स्नेह से कहा, माँ जी, आप अब रोकर अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। पुरानी बातें वहीं खत्म हो गईं। आप हमारी माँ हैं। बेटे और बहू का फर्ज तिजोरी का पैसा देखकर नहीं, दिल के जज्बात देखकर निभाया जाता है। जब आपके बड़े बेटे ने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, तो मैं कैसे कर सकती हूँ?
आप बस जल्दी से ठीक होकर हमारे उस छोटे से घर चलिए। बसंत ने भी आगे बढ़कर माँ का दूसरा हाथ चूम लिया और रूंधे गले से बोला, हाँ माँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारा वो छोटा सा आशियाना आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। हम सूखी रोटी बांटकर खा लेंगे, लेकिन आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। खिड़की के कांच के पीछे खड़े नमन और वर्तिका का सिर हमेशा हमेशा के लिए शर्म और आत्मग्लानि से झुक चुका था। उन्हें आज जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सबक मिल गया था कि तिजोरियों में बंद काला धन और महलों की झूठी चमक कभी भी सच्चे रिश्तों की गर्माहट और निस्वार्थ प्यार का मुकाबला नहीं कर सकती। अर्चना जी को आज अपनी जानलेवा बीमारी का शारीरिक इलाज तो मिल ही गया था, लेकिन उससे भी बड़ा इलाज उनके उस वैचारिक अहंकार का हुआ था, जिसने उनके अपने ही परिवार को बांट दिया था। आज वो दर्दनाक खाई हमेशा के लिए पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी कीमत बसंत के संघर्ष और महिमा के आंसुओं के रूप में चुकाई गई थी। दोस्तों, अगर आप बसंत और महिमा की जगह होते, तो क्या आप भी अपने साथ हुए इतने सालों के अपमान और जिल्लत को भुलाकर अपने गहने बेचकर और कर्ज लेकर ऐसी सास और भाई की जान बचाते, या उन्हें उनके कर्मों के भरोसे छोड़ देते? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।